शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम फ्रंट पेज से पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सीबीआई के बारे में। तो सबसे पहले हम सीबीआई के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देखेंगे। सीबीआई जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, ईडी, दो ऐसी संस्थाएं हैं जो कि कंटिन्यू न्यूज़ में रहती हैं और एक है एनआईए। ठीक है, तो दो तीन ऐसी संस्थाएं हैं कंटिन्यू न्यूज़ में रहती हैं, इसीलिए इनके बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मानी जाती है। इसको सेटअप किया गया था 1963 में, एक रेजोल्यूशन लाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। ये ऑपरेट करती है अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन। किसके अंडर जुरिडिक्शन में काम करती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशन इंडिया। इसके बाद आ जाता है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि विजिलेंस से रिलेटेड केसेस को देखता है। इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, बाद में इसको मर्ज कर दिया गया। इसका रिकमेंडेशन दिया गया था संथानन कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। करप्शन से रिलेटेड जो मुद्दे थे उनकी जांच पड़ताल करने के लिए एक संथानन कमेटी का गठन किया गया था। संथानन कमेटी ने ये रिकमेंड दिया था कि हमें एक ऐसी संस्था चाहिए जो कि इस प्रकार के केसेस को देखे और निपट सके। ये एक कहना चाहिए संवैधानिक बॉडी नहीं है, क्योंकि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसको हमने एक कानून के माध्यम से लेकर के आए हैं। इसके बाद ये जो अपनी पावर है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से लेती है। प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। इसके साथ साथ में सीबीआई हेल्प करती है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और लोकपाल की। ठीक है, इसको कुछ एग्जेम्पशन दिया गया है फ्रॉम द प्रोविज़न ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सीबीआई से यदि आप कोई जानकारी मांगना चाहते हैं तो सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आपको जानकारी नहीं मिलने वाली है। इंडियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर लाइजन विथ द इंटरपोल। तो आप एक चीज़ और देखते हैं कि इसकी जो स्थापना है ना, इंटरपोल के हिसाब से भी हम किए हैं। तो जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ये इन्वेस्टिगेट करती है कुछ इंसिडेंट है जैसे कि टेररिस्ट अटैक, फंडिंग ऑफ टेररिज्म एंड अदर टेरर रिलेटेड क्राइम, उसको हम बोलते हैं एनआईए। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है टेरर अटैक की जांच करना, टेररिज्म से रिलेटेड जो फंडिंग प्रोवाइड करी जा रही है उसको रोकना, और टेरर रिलेटेड जितने भी क्राइम हैं वो सारे के सारे जांच पड़ताल एनआईए के अंडर में चली जाती है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई का कंपोजिशन क्या क्या रहेगा। इसके ऊपर सबसे ऊपर में बैठते हैं डायरेक्टर, जो कि आईपीएस रैंक का एक व्यक्ति रहता है, ठीक है, ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर सिक्योरिटी ऑफ 2 ईयर टेन्योर बाय सीवीसी एक्ट 2003। अब इसको आप एक बात ध्यान रख लीजिए कि इसका जो टेन्योर है उसको सिक्योर कर दिया गया है कि आप 2 साल आराम से नौकरी करिए। सीवीसी एक्ट 2003 ये कहता है। फिर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 अमेंडेड द दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। लेकिन बाद में क्या होता है, लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के माध्यम से दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में संशोधन किया गया था। तो क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 3 मेंबर कमिटी। केंद्र सरकार इसका जो मुखिया है, जिसको हम डायरेक्टर बोल रहे हैं, सीबीआई का जो मुखिया है डायरेक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्टर की नियुक्ति, तो डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार को सजेशन कौन देता है, 3 मेंबर की एक कमेटी है, वो सरकार को बताती है कि किसको डायरेक्टर बनाया जाए। इस समिति में प्राइम मिनिस्टर एज ए चेयरपर्सन बैठता, मतलब इस कमेटी का मुखिया कौन रहेगा, प्राइम मिनिस्टर रहेगा।
इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, लोकसभा में अपोजिशन पार्टी का जो नेता रहेगा वो बैठेगा। यदि अपोजिशन पार्टी नहीं है लोकसभा में, इफ नो रिकॉग्नाइज लीडर इन अपोजिशन इन लोकसभा, लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, तो सिंगल जो लार्जेस्ट अपोजिशन सबसे बड़ी पार्टी है उसका नेता यहाँ पर बैठेगा। इसके अलावा बैठते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जिस जज को भी नॉमिनेट कर दे वो व्यक्ति यहाँ पर बैठता है। डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन headed by a director appointed by central government on recommendation of CVC for 2 years। तो जो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है जिसके हेड रहेंगे डायरेक्टर, इसको अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और इसको रिकमेंडेशन देगा कौन? CVC 2 साल के लिए। आगे फिर बताया जाता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है कुछ ऑफिसर्स को जिसका रैंक होना चाहिए SP लेवल का, एंड अबव इन द CBI ऑन रिकमेंडेशन ऑफ CVC एस चेयरपर्सन, चेयरपर्सन भी SP को बनाया जा सकता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कौन कौन से काम हैं यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार कहीं पर हो रहा है, कहीं पर ब्राइबरी है। ठीक है, ब्राइबरी का मतलब होता है कहीं पर घूस ली जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लाई है वो गलत व्यवहार कर रहा है, उससे रिलेटेड जांच भी CBI के द्वारा करी जाती है। फिजिकल या फिर इकोनॉमिक लॉ का आप उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है, कस्टम, सेंट्रल एक्साइज, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के नियम कानून का यदि आप उल्लंघन कर रहे हैं। इसके साथ साथ में कुछ सीरियस क्राइम की भी जांच करती है, नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशन या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की भी जांच करी जाती है। एंटी करप्शन जो एजेंसी बनाई गई हैं हमारे देश में, उनके साथ में कोऑर्डिनेट करना, सहयोग करना, स्टेट पुलिस के साथ सहयोग करके काम करना। इसके अलावा टेक रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यदि मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि कोई केस आया है इसकी जांच होना चाहिए CBI के द्वारा, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी, इसके बाद CBI की जांच होती है। इसके अलावा मेंटेन करना क्राइम स्टैटिक्स एंड डिसमेंटनिंग क्रिमिनल्स, टेकअप्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ कन्वेंशनल क्राइम्स लाइक मर्डर, किडनैपिंग, रेप, इनसे रिलेटेड भी जो जांच पड़ताल है CBI कर सकती है। तो CBI से रिलेटेड जो जानकारी है आज के लिए इतनी काफ़ी है हमारे लिए। अगले दिन या फिर आने वाले टाइम में जब कभी CBI का उल्लेख किया जाएगा तो इसके आगे की कुछ जो जानकारी हमारी बच जा रही है उसको हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आते हैं सीधे न्यूज़ की तरफ और न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, CBI के ऊपर हमेशा से आरोप लगते आया है, चाहे वो CBI हो, चाहे वो ED हो, चाहे वो NIA हो, ये सभी एजेंसी केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं। अपोजिशन के लीडर को परेशान किया जाता है, ऐसे आरोप केंद्र सरकार के ऊपर लगाए जाते हैं। इसी चक्कर में आप देख रहे हैं CBI कहाँ पहुँच गई। बिहार के CM, जो फॉर्मर CM रहे हैं राबड़ी देवी, इन लैंड फॉर जॉब स्कीम, तो लालू यादव हैं चाहे वो राबड़ी देवी हैं, सबकी जगह जो है छापेमारी फिर से चल रही है। और उस टाइम में क्या हुआ था ना, जो रेलवे की जॉब है, जॉब के बदले में फ्लैट या फिर लैंड कहना चाहिए लिए जा रहे थे और लोगों को जॉब दिया जा रहा था। इससे रिलेटेड CBI जांच कर रही है, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ आई थी। तो टीम है, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI की, मंडे के दिन क्वेश्चन करी थी फॉर नियरली 4 आवर्स, लगभग 4 घंटे इसने क्वेश्चन करी है। कहाँ से, किससे? फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी, बिहार की जो भूतपूर्व मिनिस्टर है राबड़ी देवी, ये वाइफ है राष्ट्रीय जनता दल RJD के चीफ लालू प्रसाद यादव की। कनेक्शन है लैंड फॉर जॉब स्कैम इन रेलवेज। रेलवेज में क्या हुआ था, यदि मुझे जॉब चाहिए
तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, या तो मुझे फ्लैट देना पड़ेगा या फिर ज़मीन देना पड़ेगा, तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। इस प्रकार से आरोप यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब वहीं नागालैंड की यदि हम बात कर लें, चाहे वो और अन्य राज्यों की बात कर लें, तो यहाँ पर हमें अलग अलग जगह पर अलग अलग नई नई सरकारें गठित होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इसी में त्रिपुरा की बात कर लें, ठीक है। जैसे कि त्रिपुरा में फिर से हम देख रहे हैं बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। बीजेपी ने मानिक साहा को उठाया है कहाँ के लिए? त्रिपुरा के लिए। स्वीरिंग इन टुमारो he meets the governor to stake his claim to form a new government after being elected leader of BJP legislature party anonymously। तो देखिए, सबसे पहले तो पार्टी ने अपना नेता चुनी। नेता चुनने के बाद इन्होंने क्या काम किया? क्लेम किया राज्यपाल से कि अब जो है मैं सरकार बनाऊंगा। पार्टी पुट्स टू रेस्ट स्पेकुलेशन दैट प्रतिमा भौमिक वुड बी चूजन टू लीड द गवर्नमेंट इन स्टेट। लेकिन यहाँ पर अंदाज़ा ये लगाया जा रहा था किसका? प्रतिमा भौमिक का, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को लीड करेंगे। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य ने मंडे के दिन इनवाइट किया है बीजेपी के लीडर और चीफ मिनिस्टर मानिक साहा को कि आप आइए और नई गवर्नमेंट का निर्माण करिए यहाँ पर। डॉक्टर साहा विल बी सॉर्न इन ऑन वेडनेसडे के दिन ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं एज 12th चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। कब इसका निर्माण हुआ था? 1972 में इस स्टेट का निर्माण हुआ था और ये बनने वाले हैं 12वें नंबर के चीफ मिनिस्टर। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अदर जो 2 बीजेपी के लीडर हैं वो अटेंड करने वाले हैं इस फंक्शन में। असेंबली के इलेक्शन में क्या हुआ था? बीजेपी ने 32 सीट जीती थी टोटल 60 सीट में से, वाइल इट्स एलाई इंडिजीनियस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, शॉर्टकट में IPFT कहते हैं, इसने मात्र एक ही सीट जीता था और इसी के साथ में ये अलाई कर रहे हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ यदि हम देखें जस्ट फॉर हमारे नॉलेज के लिए, देखिए कोनार्ड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री बनेंगे और नेफ्यू रियो बनेंगे नागालैंड के मुख्यमंत्री। तो आज से ही ये अपने पोस्ट को धारण करने वाले हैं। तो देखिए, चूँकि मुख्यमंत्री के लिए जब भी नया चुनाव होता है तो विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं। द यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी UDP पार्ट ऑफ एवरी अलायंस गवर्नमेंट इन मेघालय सिंस 2010 except for 5-year phase from 2013 has been allotted 2 berths in the cabinet of the new 5-party government. National People's Party leader Konark K. Sangma will assume charge as chief minister Tuesday। अब देख लीजिए, ये जो अलायंस बना था जो कि सरकार का निर्माण कर रहा है, अलायंस के पास में 45 MLA हैं, इसमें इंक्लूडिंग है 2 इंडिपेंडेंट। तो जो NPP है, NPP मतलब नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसके लीडर हैं कोनार्ड के संगमा, इसके पास में 26 MLA हैं, फॉलोड बाय UDP विद 11 एंड BJP एंड द BJP, द हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट विथ 2 ईच। तो 2-2 इनके MLA हैं। वहीं यदि हम नागालैंड की बात करें तो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के लीडर नेफ्यू रियो ये शपथ ग्रहण करने वाले हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में काम करना चालू कर देंगे ट्यूसडे के दिन से। द स्टेट इज़ लाइकली टू हैव एन अपोजिशन लेस गवर्नमेंट विथ आलमोस्ट ऑल पार्टीज एक्सटेंडिंग अनकंडीशनल सपोर्ट टू अलायंस ऑफ NDPP एंड BJP। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ हमको ऐसा लगता है कि अपोजिशन की जो गवर्नमेंट है वो बहुत कम बचने वाली, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो NDPP और BJP को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो आउटगोइंग गवर्नमेंट है नो अपोजिशन आफ्टर नागा पीपुल्स फ्रंट जॉइंट द NDPP अलायंस इन 2021। तो 2021 से कंडीशन ऐसी हो गई है कि यहाँ पर अपोजिशन की कोई पार्टी ही नहीं बची है।
अब हम बात कर लेते हैं विधानसभा से रिलेटेड और इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ जानकारी। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नॉर्मली वैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। विधानसभा में जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं वो जिस लीडर को चुनेगा उसको ही राज्यपाल फिर नियुक्त करता है, किसको? मुख्यमंत्री को। वहीं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की यदि हम बात करें कि चुनाव पश्चात मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति होती है और मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी भी होता है। दो जगह की बात करी जा रही, कहाँ कहाँ की? दिल्ली की और पुदुचेरी की। तो राज्य में मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख प्रवक्ता है और मंत्री परिषदों की बैठक में यह अध्यक्षता करता है। जब भी मंत्री परिषद की बैठक रहेगी उसका हेड रहेगा मुख्यमंत्री। इसके अलावा मंत्री परिषद के निर्णय को मुख्यमंत्री ही राज्यपाल तक पहुंचाता है और जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वो मुख्यमंत्री के द्वारा ही ये काम करता है। राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर राज्यपाल के जितने भी अधिकार हैं उनका उपयोग अब ये लोग करने वाले हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं हम एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल्स को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखेंगे वो इंडिया और जर्मनी के रिलेशन को बताता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आर्टिकल की। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंडिया और जर्मनी के जो संबंध हैं उसमें बदलाव आ रहा है। इसको क्या बोला जा रहा है? G10 वेनेडे, ठीक है, G10 वेंडे, मतलब एक प्रकार से इसको हम टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं। तो किस प्रकार से इंडिया और जर्मनी के रिलेशन के बीच में अब कुछ हम अलग प्रकार के परिवर्तन देख रहे हैं, इसको इस संबंध इस आर्टिकल में समझाया जाता है। तो यहाँ पर कोई बात छिपी नहीं है कि इंडिया के जो रिलेशनशिप हैं जर्मनी के साथ में, यदि आप ट्रेडिशनल तौर पर देखेंगे तो वो थोड़ा सा पीछे हो गए हैं। यदि आप यूरोपियन पार्टनर जैसे कि फ्रांस के साथ में बात करते हैं, मतलब फ्रांस के साथ में कहीं ज़्यादा हम मजबूत हो रहे हैं और जर्मनी की तरफ से ये देखा जाए तो रिलेशन उतने ज़्यादा ट्रेडिशनली लैग बिहाइंड हो गए हैं। तो जर्मनी का जो प्राइमरी फोकस है वो कहाँ चले जाता है? चाइना के ऊपर चले जाता है। ये एक फैक्टर के रूप में काम कर रहा है। बट दिस अपीयर्स टू बी चेंजिंग रैपिडली। लेकिन अब आप देखोगे आज के टाइम के हिसाब से अब जर्मनी अपने मूड को थोड़ा सा अलग कर रहा है, इस चीज़ से चेंज कर रहा है। हम देख रहे हैं कि चांसलर स्कोल्स की 2 दिन की विजिट होने वाली है इंडिया की। ये चालू हो गई थी 25 फरवरी 2023 को। तो ये काफ़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि ये ऐसे समय में हो रही है जबकि रसिया के वार का 1 साल होने वाला है। इसी को हम कह रहे हैं उनके जर्मनी के खुद के शब्दों में एक टर्निंग पॉइंट का काम कर रहा है, या फिर G10 वेंडे हम कह रहे हैं इसको। वास्तव में रसिया ने जो इन्वेशन किया है, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो आक्रमण चल रहा है ना, कहना चाहिए एक वाटरसाइड मूवमेंट है। वाटरसाइड मूवमेंट मतलब एक ऐसी घटना जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उससे स्थिति में कोई नया मोड़ आ रहा है। मतलब वाटरसाइड मूवमेंट हम किसको बोलेंगे? एक ऐसी घटना जिसमें हमें नया मोड़ दिखाई देता है। यहाँ से जर्मनी की सिक्योरिटी पॉलिसी में कुछ चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, रिजल्टिंग इन एबंडनमेंट ऑफ डिकेड्स ऑफ पोस्ट वार पेसिज्म टुवर्ड स्ट्रेटजिक मैटर। तो स्ट्रेटजिक मैटर के मामले में पहले जो शांतिपूर्वक बातचीत चला करती थी, शांतिपूर्वक माइंड से जर्मनी सोचा करता था, आज के टाइम में वो सारी चीज़ों को उसने त्याग दिया है। क्यों? रसिया के आक्रमण के चलते चलते। दिस इज एविडेंट इन जर्मनीज प्लेज टू बूस्ट डिफेंस स्पेंडिंग। यह हमें कहाँ से पता चला? क्योंकि जर्मनी अपनी डिफेंस स्पेंडिंग में वृद्धि कर रहा है। 2% ऑफ जीडीपी वो खर्चा कर रहा है अपनी डिफेंस स्पेंडिंग में, एंड प्रोवाइड स्पेशल फंडिंग टू बोल्स्टर द कंट्रीज मिलिट्री। इसके साथ साथ में कंट्री की जो मिलिट्री है उसको
स्पेशल फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है ताकि कंट्री के जो मिलिट्री है वो बोल्स्टर हो सके, मजबूत उसको बनाया जा सके। रसिया के वार की यदि हम बात करें और चाइना की जो पोस्चरिंग है, चाइना की जो पोजीशन है, उसको लेकर के क्या क्या बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। दोनों ही एक ऐसे रीजन है जिसके चलते चलते जर्मनी की जो अप्रोच है ऑफ वांडेल डर्च हैंडल, मतलब कि जर्मनी की जो अप्रोच है अब वो ट्रेड के माध्यम से हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, prompting a deep rethink of its energy and trade dependencies toward diversifying economic relation। तो जब रसिया के साथ में क्राइसिस आया तो जर्मनी ने ये सोचा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम रसिया के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाएं एनर्जी के मामले में, तेल के मामले में, क्योंकि रसिया ही एक ऐसा कंट्री है जो यूरोप को सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तभी से जर्मनी ने सोच लिया था, ठीक है, तभी से ट्रेड से रिलेटेड जो माइंड में बातें हैं वो जर्मनी की आ गई थी और उसने सोच लिया है कि ट्रेड जो डिपेंडेंसीज है उसको हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस को हम और भी ज़्यादा कंट्री के साथ में बढ़ाने की कोशिश करने वाले हैं। अब जैसे कि रसिया और चाइना के बीच में यहाँ पर टाइज के बारे में यदि हम बात करें, यूरोप की इंक्रीजिंग प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड पार्टनरशिप, जैसे कि लाइक माइंडेड कंट्रीज कैन एडवांस इंडिया जर्मन कोऑपरेशन। यूरोप हमेशा ही प्राथमिकता देता है वैल्यू बेस्ड पार्टनर लोगों को, मतलब लाइक माइंडेड कंट्रीज़ के साथ में ही हमेशा यूरोप काम करना चाहता है। यही एक बात ऐसी है जो कि इंडिया और जर्मन के बीच में जो कोऑपरेशन है उसको बढ़ावा दे रही है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यदि हम बात कर लें तो जर्मन की जो गवर्नमेंट का कोएलिशन एग्रीमेंट है 2021 में, ये बताता है रिश्तों को किसके साथ में, इंडिया के साथ में, अमंग इट्स टॉप फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज़। तो 2021 में हम देखते हैं जर्मन गवर्नमेंट की कोएलिशन एग्रीमेंट हुआ था 2021 का, जो कि रिलेशन को बता रहा है इंडिया के साथ में कि किसको हम जो है प्रायोरिटी देते हैं टॉप नंबर में। इसके अलावा मिस्टर स्कॉल्स विजिट हैज़ बिल्ड ऑन जर्मन फॉरेन मिनिस्टर एनालीना बेयरबॉक्स विजिट टू इंडिया इन दिसंबर 2022 में भी विजिट हुई। इसके साथ साथ में 6वें नंबर की जो इंडिया जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है, एक बाइन्यूअल फॉर्मेट का इंगेजमेंट हुआ था 2011 में ताकि कोऑपरेशन किया जा सके डिफेंस के मामले में, ट्रेड के मामले में, क्लीन एनर्जी, माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंडो पैसिफिक रीजन में। तो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ निकल कर के ये आई है कि कौन कौन से सन में क्या क्या चीज़ हुई है। तो 2011 का जो साल रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है क्योंकि यहाँ पर डिफेंस, ट्रेड, क्लीन एनर्जी, माइग्रेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इंडो पैसिफिक वाले रीजन में सिक्योरिटी की बातचीत करी जाती है। हिज विजिट एज्यूम्स ग्रेटर इम्पोर्टेंस। अब वहाँ का कोई प्रतिनिधि हमारे देश में आ रहा है, मतलब काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो जाती है क्योंकि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी को होल्ड कर रहा है, आयोजित कर रहा है इस साल में, एंड सीक्स टू अवॉइड जियोपॉलिटिक्स हैम्परिंग कोऑपरेशन इन द फोरम। इसके साथ साथ में इंडिया हमेशा से ही कोशिश किया है कि ऐसी जियोपॉलिटिक्स जो कि कोऑपरेशन को अवरुद्ध करती है उसको ख़त्म करने के लिए हमेशा से ही इंडिया G20 में काम करते रहेगा। इसके अलावा हम बात कर लें डिस्कशन ऑन द रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स ग्लोबल रिपरकशन वर सेंटर स्टेज एज द वार कंटिन्यू। अब हम देख रहे हैं कि वार ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर में बातचीत होना, इसका क्या ग्लोबल दुष्परिणाम हो सकता है, ये सारे मुद्दे G20 की बैठक में उठना जाहिर सी बात है। As a departure from Germany's previous Asia policy that centered around China, जर्मनी का जो प्रीवियस एशिया पॉलिसी थी वो कि ज़्यादातर सेंटर्ड रहती थी चाइना के ऊपर। स्कॉल्स ने पहली बार विजिट किया था जापान आफ्टर एज्यूमिंग ऑफिस इन 2021, जब से वो
ऑफिस एज्यूम करे हैं, जब से वो पद धारण करे हैं 2021 में, तब वो चले गए कहाँ, पहली विजिट करते हैं जापान की। इसके बाद इनवाइटेड मिस्टर मोदी फॉर द 6th इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन टू बर्लिन। इसके बाद मोदी को इनवाइट किया गया कि आप 6वें नंबर की जो इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन हो रही है बर्लिन में, वहाँ पर आप आइए और पार्टिसिपेट करिए। इसी से हम कहते हैं इसने पॉलिटिकल आउटरीच को इन्हेंस किया, कहाँ पर, एशिया में, इस पार्ट ऑफ जर्मनीज ओवरऑल स्ट्रेटजी। कुल मिलाकर के एशिया में भी अब जर्मनी अपने पैर बढ़ाना चाहता है, मतलब इंडो पैसिफिक रीजन में भी अब वो काम करना चाहता है और उसका एक की पार्टनर के रूप में काम करेगा। वहीं जर्मनी की बात कर लें, सप्लाई चेन और ट्रेड रूट्स की बारे में बात करी जाती है। सप्लाई चेन्स एंड ट्रेड रूट्स लिंकिंग एशिया टू यूरोप एज्यूम्स क्रिटिकल इम्पोर्टेंस गिवन इट्स स्टेटस एज यूरोप्स इकोनॉमिक पावर हाउस एंड इट्स रिलायंस ऑन एक्सपोर्ट। सप्लाई चेन के मामले की बात हो, चाहे वो ट्रेड रूट की लेकर के बातचीत करी जाए, ठीक है, जो कि लिंक करते हैं एशिया को यूरोप से, यही सबसे इम्पोर्टेंट क्रिटिकल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। यही जो बातें हैं जो कि यूरोप के इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में हम जर्मनी को जानते हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर के हो, चाहे वो इकोनॉमिक रास्तों और ट्रेड और सप्लाई चेन की बात करी जाती हो। जर्मनी का जो सिंबॉलिक गेस्चर है ऑफ सेंडिंग इट्स ब्रिगेड बायर्न टू द इंडो पैसिफिक इन 2021 विथ ए स्टॉप ओवर इन मुंबई वाज डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जर्मनी हमारी काफ़ी हेल्प करता है, जैसे कि उसने एक फ्रिगेट भेजा था, लड़ाकू विमान भेजा था 2021 में इंडो पैसिफिक रीजन में, बायर्न इसका नाम था। इसके अलावा जनवरी 2022 में भी, ठीक है, इस प्रकार से हम कुछ प्रदर्शन देखे हैं। एक रिसेंट एग्रीमेंट किया गया है इंडो जर्मनी ट्रायंगुलर कोऑपरेशन को लेकर के। इसमें इन्वॉल्व है कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन थर्ड कंट्रीज इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन दिस डायरेक्शन। मतलब भारत और जर्मनी दोनों मिलकर के किसी थर्ड कंट्री में प्रोजेक्ट लगाएंगे। डिफेंस लिंक से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। जर्मनी इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन डिफेंस पार्टनर बन सकता है, क्योंकि न्यू दिल्ली हमेशा से ही डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने मिलिट्री डिफेंडेंस, ठीक है, कि हम केवल रसिया के ऊपर ही निर्भर ना रहें, हम जर्मनी से भी माल खरीदेंगे, हम जर्मनी के साथ में भी अपने जो डिफेंस रिलेशन है ना उसको मजबूत करेंगे। बर्लिन रीअसेस इट्स लॉन्ग स्टैंडिंग आर्म्स एक्सपोर्ट पॉलिसी, जर्मनी कुड बिकम एन इम्पोर्टेंट डिफेंस पार्टनर फॉर इंडिया। और इस बात को जर्मनी भी अच्छी तरह से जानता है, अपनी जो लॉन्ग स्टैंडिंग आर्म एक्सपोर्ट पॉलिसी है वो टाइम पर जर्मनी देखते रहता है कि हमें क्या चेंज करना और क्या नहीं करना है। कई सारी मीटिंग्स होते रहती हैं इंडिया और जर्मनी के बीच में, जैसे कि इनमें क्या क्या डिस्कशन होता है। डिस्कशन अराउंड को डेवलपमेंट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, टेक ट्रांसफ़र को लेकर के बातचीत होती है। इसके साथ साथ में एक डील है $5.2 बिलियन की, जहां पर जर्मनी जॉइंटली बिल्ड करेगा 6 कन्वेंशनल सबमरीन इंडिया में ही। तो ये काम अभी चल रहा है। इसके साथ साथ में पहली जो एवर फ्रांस इंडिया जर्मनी मिलिट्री एक्सरसाइज डील इज स्लेटेड टू टेक प्लेस इन 2024। तो पहली जो इंडिया फ्रांस जर्मनी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, उसका आयोजन किया जाएगा कब, 2024 में, ताकि सिक्योरिटी और जो डिफेंस कोलैबोरेशन है उसमें बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। येट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टू कंट्रीज टू सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन द सिक्योरिटी रिलम। अब देखिए, चाइना को लेकर के यदि हम देखें ना, इंडिया और जर्मनी दोनों की सोच अलग अलग ऐसी है कि चाइना के साथ में जर्मनी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लेकिन इंडिया अपनी बाउंड्री को शेयर करता है।
इसका मतलब ये है हम हमेशा से ही चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। डिस्पाइट देयर कॉमन कंसर्न रिगार्डिंग स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक, कॉमन कंसर्न क्या है? इंडो पैसिफिक रीजन है। जर्मनी डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ चाइना, इंडिया हैज टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट विद द कंट्रीज। इसके बाद अगला जो एडिटोरियल हम देखेंगे वो एडिटोरियल एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको हम हिंदी में दल बदल विरोधी कानून बोलते हैं। इंग्लिश में तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको नाम से क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन जब भी कोई व्यक्ति दल बदल विरोधी कानून बोलता है तो वहाँ से आपके दिमाग में तुरंत बात आ जाएगी कि ये कानून कौन सी बात कहता है। दल बदल विरोधी कानून, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। बात हम कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस जीती, ठीक है। मुख्यमंत्री बन जाते हैं यहाँ के कमलनाथ। अब यहाँ जो चुनाव हुआ था उसमें जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं उसको लग रहा था यार मुझे सही पोस्ट नहीं दिया, उसके मन में लालच आ गया, मेरे को मुख्यमंत्री बनना था, ये कैसे बन गया, या फिर आधे आधे टाइम के लिए ही बना देता मुख्यमंत्री। एक काम करता हूँ मैं अपने साथ 2 4 10 20 लोगों को अपने साथ लेके जाता हूँ और मैं बीजेपी को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा, कमलनाथ की सरकार गिर जाएगी। दूसरी नंबर की बात, जब मैं बीजेपी को ज्वाइन करूँगा तो मैं अच्छे खासे पोस्ट में चले जाऊँगा और ये भी हो सकता है कि जो केंद्र सरकार मुझे लोकसभा में मंत्री बना दे, और हुआ भी यही था। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं भाई, सरकार, जनता ने जिन लोगों को चुना है आप उस जनादेश का क्या कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। उस जनादेश को आप मानने से इनकार कर दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से सरकार बना रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। और दूसरे नंबर की बात ये है, लोग ऐसा करते हैं लालच के लिए, उनको पैसा दिया जाता है, उनको पोस्ट का लालच दिया जाता है, सरकार गिराने की बातचीत करी जाती है। इसीलिए हमेशा से ही इस चीज़ का विरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति दल बदल ना करे। इसलिए सरकार ने क्या है, कई सारे नियम कानून लेकर के आई है ताकि दल बदल विरोधी कानून को, दल बदल विरोध कानून के माध्यम से दल बदल की जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। तो दल बदल विरोधी कानून संसद या फिर विधानसभा सदस्यों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने पर दंडित करता है, उनको रोकने का काम करता है। संसद ने इसे 1985 में 10वीं अनुसूची के रूप में संविधान में जोड़ा था। इसका उद्देश्य है दल बदलने वाले विधायकों को हतोत्साहित करना है और सरकार में स्थिरता लाना है। अब जैसे कि हम बात कर लें, अभी हाल ही में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट बनी थी कमलनाथ की, अब वो कहाँ स्थायी हो पाई, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। यही एग्जाम्पल हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी, इसके बाद ठीक है शिंदे ग्रुप के कुछ लोग शामिल हो गए बीजेपी ने, उन्होंने अलग से अपनी सरकार बना ली। तो यही होता है। 10वीं अनुसूची, जिसे दल बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से हमने संविधान में शामिल करे थे। और ये ही जो ऐसा कानून है जो किसी भी राजनीतिक दल में यदि दल बदल हो रहा है तो उसके सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के लिए कोई प्रावधान बताता है। हालांकि इसमें सांसद या फिर विधायक के एक समूह को दल बदल के लिए दंड के बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति देता है। आप इसको बहुत गौर से समझने की कोशिश करिए। जब भी कोई एक व्यक्ति पार्टी को चेंज करता है ना, तो कभी भी देखना वो अकेले नहीं जाता है, 10-15 लोगों को अपने साथ में ही लेकर के जाता है। ऐसे में वो इस कानून से बच जाते हैं। इस प्रकार ये दल बदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित नहीं करता है, राजनीतिक दल को दंड नहीं देता है। 1985 के अधिनियम के हिसाब से यदि हम देखें, जैसे कोई पार्टी है
कांग्रेस की। कांग्रेस के सदस्य यदि सदस्यों की संख्या 1/3 है, 1/3 लोग बीजेपी में चले जाते हैं, इसका मतलब ये हो गया है आप बीजेपी में विलय हो गए हैं। 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2003 आया। इसके हिसाब से देखा जाए तो दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उसके पास कम से भी कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हैं, और होता भी यही है। जब भी आप देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र की यदि हम बात कर लें तो उसमें जो शिंदे अपनी पार्टी को छोड़ के गया था ना, तो अकेले नहीं गया था, 2-4 लोगों को भी लेके नहीं गया था, कम से भी कम 2/3 लोगों को अपने साथ में लेके गया था और कहा था कि हम जो है बीजेपी में विलय करना चाहते हैं। इस प्रकार इस कानून के अंतर्गत एक बार अयोग्य सदस्य उसी सदन की किसी सीट पर किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव भी लड़ सकते हैं। दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय के लिए मामले को सदन के सभापति या फिर अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। ये इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं, जो कि न्यायिक समीक्षा के अधीन, मतलब इसमें भी जो डिसीजन आए हैं उससे यदि मैं खुश नहीं हूँ, हो सकता है जो सभापति है या फिर अध्यक्ष है वो गलत डिसीजन दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट के पास हम मामले को लेकर के जा सकते हैं। हालांकि इसमें समय सीमा प्रदान नहीं करी गई है जिसके भीतर ये जो अधिकारी होता है दल बदल के मामले का फैसला सुनाए। आर्टिकल जो छपा गया है एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड, यहाँ पर आप इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसका जो प्रिंसिपल फोकस है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है। फ्रॉम 2 प्रोविजंस इनेक्टेड इन 10th शेड्यूल, 10th शेड्यूल में 2 प्रोविज़न इनेक्टेड किए गए हैं, नेमली द प्रोविज़न ऑफ ए स्प्लिट इन पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी का स्प्लिट होता, 2 भाग में वो बढ़ जाती है, एंड दैट ऑफ ए मर्जर ऑफ 2 पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहले तो कुछ लोग अपनी पार्टी को छोड़ दिए, दूसरी नंबर की बात है इसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में आप मर्ज हो गए। चूँकि जो स्प्लिट है मतलब कि पार्टी का विघटन है सीज्ड मतलब समाप्त होना या फिर करना या फिर रुकना या रोकना। टू बी ए डिफेंस अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन विद द डिलीशन ऑफ पैराग्राफ 3 ऑफ द शेड्यूल, ए क्लोजर लुक एट दिस erstwhile provision is necessary for a proper understanding of true objective of this law। तो यहाँ पर हमें समझने की कोशिश करना है कि कैसे करके डिस्क्वालिफिकेशन होगा और डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। एक पैराग्राफ है जिसमें बताया जा रहा है जैसे कि जो पार्टी में स्प्लिट हुआ है, रिजल्टिंग इन ए फैक्शन कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस and 1/3 of legislature move out of the party and join the faction, those member could get an exemption from disqualification। डिस्क्वालिफिकेशन से किसको छूट मिल जाएगी, यहाँ पर बताया जाता है कि 1/3 लोग कहाँ चले जाते हैं, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। द पॉइंट टू नोट हेयर इज दैट 1/3 of the legislature would get protection only if there was a split in the original political party। और उनको छूट कब मिलेगी, जब ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी में हमको विघटन देखने को मिलता है। सो द स्प्लिट इन द ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी इज द प्री कंडीशन फॉर एग्जेम्पशन 1/3 ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट यहाँ पर निकल करके आता है कि ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी को ही आपको 2 हिस्से में तोड़ना पड़ेगा, तब जा कर के आप डिस्क्वालीफाई होने से बच सकते हैं। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ओलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम देखते हैं उड़ीसा के तट पर ये उनके प्रजनन का टाइम रहता है, इसलिए समुद्र से वो स्थल की ओर आते हैं।
ठीक है, वहाँ की जो बीच है गहीरमाथा, इसके अलावा एक और बीच का यहाँ उल्लेख किया गया जहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं इनकी कितनी बड़ी तादाद है। तो ऑलिव रिडले जो टर्टल्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट टर्टल माने जाते हैं, और जितने भी सी टर्टल्स पाए जाते हैं उनमें काफ़ी ये प्रचुर मात्रा में हमको देखने को मिल जाते हैं। ये जो टर्टल्स होते हैं वो कार्निवोरस की कैटेगरी में इनको हम रखते हैं। ठीक है, कार्निवोरस की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। एंड गेट देयर नेम फ्रॉम, ठीक है, कार्निवोरस मतलब ये मांसाहारी की श्रेणी में आ जाते हैं। इन्होंने अपना नाम लिया है ओलिव कलर्ड कारापीस से रिलेटेड। ठीक है, इनका जो कारापीस है मतलब बाहरी खोल है वो ओलिव कलर का रहता है, इसलिए इनका नाम रखा गया है। दे आर बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड अरीबाडा। ठीक है, अरीबाडा नाम आपको याद रखना है। इनकी मास नेस्टिंग की प्रक्रिया है, एक